आर्टिकल 16 का 6 तो इसमें मैंने राज्य की 3 सेवाओं के बारे में बताया है। राज्य की क्या होती है 3 सेवाएं। राज्य मतलब संघ की 3 से केंद्रीय सेवा हुई, और जिसमें क्या होता है जो संघ सरकार द्वारा भर्ती होती है और उनके लिए ही जो कार्य करते हैं। और दूसरा होता है अखिल भारतीय सेवा। इसमें हमारी 3 सर्विसेज आती हैं, IAS, IPS एंड IFS। ठीक है, IFS क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और अगला है राज्य की सेवाएं। राज्य में जैसे परिवहन हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य, राजस्व, ये क्या होती है स्टेट के अंतर्गत आती है सेवाएं। तो इनमें आरक्षण की मात्रा का क्या किस प्रकार है देखते हैं। आरक्षण की मात्रा अनुच्छेद 16(4) में अथवा संविधान के किसी अन्य प्रावधान में आरक्षण की मात्रा निर्धारित नहीं है। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनीवाद 1992 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि 103वें संविधान संशोधन से उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को परिवर्तित कर दिया गया और संघ सरकार अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवाओं के लिए आरक्षण की मात्रा बढ़ाकर 60% तक कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें इसका आरक्षण दिया जाएगा, मतलब राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे, ये हमारे संविधान में कहा गया है। लेकिन आरक्षण की बात नहीं कही गई है, आरक्षण की मात्रा नहीं कही। आरक्षण की बात तो कही गई है लेकिन उसकी मात्रा निर्धारित नहीं की है। तो ये किसने किया है, उच्चतम न्यायालय। ये कितनी होनी चाहिए, 50%, जिससे क्या होगा कि सेवाओं की कुशलता बनी रहे और अवसर की समानता भी बनी रहे। इसलिए क्या है 50%, लेकिन इसे क्या गया, इसमें संशोधन करके इसे 60% कर दिया गया है। जबकि कुछ राज्यों में क्या है ये 80% तक राज्यों ने बढ़ाया है, जिससे क्या हो गया कि हमारा अधिकारों का इससे हनन होने लगा है। क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए कितने के लिए हम फाइट कर रहे हैं, ओनली 20%, क्योंकि 80% तो सीटें ऑलरेडी रिजर्व्ड हो गई हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या था, इसके खिलाफ था। तो इससे इसमें क्या होता था कि ये राज्य आरक्षण देके और उसको डाल देती थी 9वीं अनुसूची में। अनुसूची का सेशन हम अलग से आगे पढ़ेंगे। तो अनुसूची में 9वीं अनुसूची में क्या था कि उसमें जो उसके अंतर्गत जो नियम कानून है 9वीं अनुसूची में जिनको डाला गया है उन पे उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब क्या है कि कोई भी आरक्षण का इस प्रकार आरक्षण को नहीं बचा सकता है कि ठीक है, 9वीं अनुसूची का इस्तेमाल आरक्षण को बचाने के लिए नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा आरक्षण की मात्रा को सीमित करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए गए। पहला क्या होना चाहिए कि अवसर की समानता मूल अधिकार है हमारा और इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दूसरा कि अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें यह लिखा गया है कि राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देते समय सेवाओं की कुशलता बनाई रखी जाएगी। ठीक है, तो किसने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने, मतलब आरक्षण देते हुए इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब मैंने रिजर्वेशन यहाँ पे नोट किया हुआ है, आप चाहे तो कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मोटा मैंने लिखा है कि ये ध्यान में रखना है कि SC/ST को कितना मिलता है, 22.5% मिलता है, ये 1954 से मिल रहा है। और OBC को मिलता है 27%, जो 1989 से मिल रहा है। EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, ये 1991 में इसकी शुरुआत हो गई थी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की। ठीक है, नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे, लेकिन फिर इसे उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया था। इंदिरा साहनीवाद इसी के उसमें क्या था, इस पे बहस हुई थी इंदिरा साहनीवाद में। फिर उच्चतम न्यायालय में ये केस गया और फिर इसमें क्या गया, उस टाइम में रद्द कर दिया गया था। लेकिन 2019 में, ठीक है, 2019 में फिर से क्या हो गया, संशोधन करके EWS को आरक्षण दिया गया है, जो 10%, जिसकी मात्रा कितनी है, 10%। इंदिरा साहनीवाद और आरक्षण क्या है। उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा आरक्षण के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा गया कि आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो प्रत्येक वर्ष की सेवाओं के लिए लागू होगी। आरक्षण पिछड़ी जातियों को देना संवैधानिक है, क्योंकि भारत में पिछड़ी जातियां ही पिछड़े वर्ग में शामिल हैं।
और तीसरा कहा है उच्चतम न्यायालय ने पहली बार यहीं पर इसी में क्या था, क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया था। क्रीमी लेयर मतलब सामान्य वर्ग। क्रीमी लेयर समझ रहे हो, जो दूध के ऊपर की जो परत होती है ना, उसमें क्रीम होता ना, तो बस वही क्रीमी लेयर की मतलब जो पिछड़े हैं लेकिन अगर उनकी स्थिति अगड़ों जैसी हो गई है, वो अच्छे अपनी स्थिति में आ चुके हैं, अच्छे उस सर्विस में हैं फैमिली के लोग, तो फिर क्या होता है, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इसी में ये सबसे पहले क्या कहा गया था, कब, 1992 में, इंदिरा साहनी वाद में। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि आरक्षण प्रोन्नति या पदोन्नति के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों के द्वारा SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नहीं था, लेकिन इसमें भी संशोधन कर दिया गया, सरकार ने इसका भी बचाव कर दिया। आगे पढ़ते हैं। न्यायालय ने कहा कि आरक्षित वर्गों के लिए बची हुई रिक्तियों को बैकलॉग अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जाए, कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए। मतलब जितनी अगर बची हैं, कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना। ठीक है, तो मतलब बैकलॉग सीटें जो बची हुई रिक्तियाँ थी उनको आगे जोड़ दिया जाए। ठीक है, और आरक्षण की मात्रा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर इस साल अगर कुछ आरक्षण उनकी सीटें अगर इस साल नहीं भरी गई तो उनको अगले साल की सीटों में मिला देना, यही था कैरी फॉरवर्ड करना। उच्चतम न्यायालय ने नरसिम्हा राव के द्वारा आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने तर्क दिया कि संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन का उल्लेख है, आर्थिक नहीं। ठीक है, इस टाइम इसलिए कैंसिल किया था। क्यों किया था? क्योंकि संविधान ने कहा था कि इस समय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का उल्लेख है, ना कि आर्थिक आधार पर। तो इस आधार पर कोई भेदभाव मतलब कोई आरक्षण नहीं बनता है। आरक्षण का मतलब किसी को शक्तिशाली बनाना नहीं, बल्कि वंचितों को मुख्य धारा में लाना है। ये होता है हमारा आरक्षण का उद्देश्य। अगर किसी को हम आरक्षण दे रहे हैं तो उसके पीछे ये कारण होता है। राज्यों के आरक्षण का बचाव। अब जब राज्यों ने अपने अपने स्टेट में आरक्षण की मनमानी मात्रा निर्धारित कर दी तो उसे उच्चतम न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप किया, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर क्या हुआ कि सरकार द्वारा उसमें संशोधन कर दिया गया, संविधान में संशोधन कर दिया गया और उनके राज्यों के आरक्षण का बचाव किया गया। इंदिरा साहनी वाद में ये निर्णय लिया गया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, लेकिन तत्कालीन समय में तमिलनाडु राज्य द्वारा 69% आरक्षण दिया गया था, जिसे बचाने के लिए संविधान में 76वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा तमिलनाडु के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। परंतु आज आरक्षण को बचाने के लिए 9वीं अनुसूची का प्रयोग संभव नहीं है। प्रोन्नति में आरक्षण। इंदिरा साहनी वाद में प्रोन्नति में आरक्षण प्रतिबंधित कर दिया गया और इस निर्णय को परिवर्तित करने के लिए 77वां संविधान संशोधन लाया गया और 16 के 4th A जोड़ा गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो किस प्रकार सरकार क्या हो रही है, आरक्षण का बचाव करती है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी राजनीति भी होती है, मतलब नेताओं की राजनीति भी इसके पीछे कारण है, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण मिलने वाला SC ST को प्रोन्नति में मिलने वाला आरक्षण जारी रहेगा। अब उन्हें परिणामिक वरिष्ठता का लाभ भी मिलेगा। परिणामिक वरिष्ठता मतलब समझते हो? परिणामिक वरिष्ठता होता है जैसे अगर एक बार सीनियर हो गया, ठीक है, जैसे एक SC जाति का है और एक जनरल जाति का, दोनों का अगर एक बार में नियुक्ति हुई है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो उन्हें अगर उनकी नियुक्ति हो गई तो उन दोनों में से जब किसी का प्रमोशन होगा तो पहले किसका होगा, SC वाले को वरीयता दी जाएगी। तो SC वाले को वरीयता दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उससे सीनियर, जबकि उनकी ज्वाइनिंग दोनों की एक ही डेट पे हुई, लेकिन वो सीनियर और जनरल वाला क्या हो जाएगा, जूनियर हो जाएगा। और अगली बार फिर अगर उनका प्रमोशन होगा, प्रमोशन फिर से होगा, तो प्रमोशन में किससे वरीयता दी जाएगी, सीनियर, जो सीनियर होगा। सीनियर यहाँ पे कौन है, SC वाला। तो यहाँ पे देख रहे हो एक ही डेट को ज्वाइन होने वाले सीनियरिटी और जूनियर में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जबकि क्या हुआ था, दोनों की ज्वाइनिंग क्या होती, एक ही डेट हुई थी। तो इसे कहते हैं परिणामिक वरिष्ठता, मतलब प्रमोशन पे प्रमोशन, उसे कहते हैं। एक बार प्रमोशन हो गया और फिर उसे उसी परिणामिक वरिष्ठता इसे कहते हैं, परिणामिक वरिष्ठता। तो उससे जो परिणाम स्वरूप से वरिष्ठता प्राप्त हुई थी और उसको फिर उसको क्या हो जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, उसको पहले प्रमोशन मिलेगा उसके बाद, तो इससे परिणामिक वरिष्ठता कहा जाता है। तो उसे इसका भी लाभ दिया जाएगा, किसे, SC ST वाले को।
लेकिन इस संविधान संशोधन को पुनः नागराजनवाद में चुनौती दी गई, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक संशोधन क्या कहता है कि जिसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधन को संवैधानिक मान लिया, लेकिन प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए शर्तें लगा दी। ठीक है, उसने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है चलो, अगर संशोधन हो चुका है तो संविधान में अगर जो लिखा गया है तो वो उसकी ही क्या है, अगर वो संवैधानिक रूप से किया गया है तो उसको उसने मान लिया, ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उसके पीछे कुछ शर्तें हैं। क्या है कि अगर वो अभी भी सेवा में भर्ती होने के बाद भी अगर आज भी पिछड़े हैं, दूसरा अगर उनका अभी भी प्रतिनिधित्व क्या है, अपर्याप्त है, और तीसरा क्या है कि इससे सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी, मतलब इससे अन्य जनरल का या उनका क्या होता है, अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उनके साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि SC ST आरक्षण के बलबूते क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं और जनरल वाले क्या हो जा रहे हैं, पीछे ही रह जा रहे हैं। तो इसका यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जनरल सिंह वाद 2019 में उच्चतम न्यायालय ने नागराजनवाद के निर्णय को पलट दिया और न्यायालय ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए किसी भी संख्यात्मक आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें उन्होंने फिर वो कर दिया कि इसमें आप किसी प्रकार का कोई किसी भी उसका, पहले उन्होंने शर्तें लगा दी थी, कुछ तर्क दिए थे कि ये होने चाहिए प्रोन्नति में आरक्षण के, लेकिन अब उन्हें भी क्या कर दिया, हटा दिया गया कि किसी भी संख्यात्मक आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। 100% आरक्षण का प्रावधान, इंदिरा साहनीवाद के निर्णय को, इंदिरा साहनीवाद कब है, 1992, ये फेमस वाद था उस टाइम का, तो इसलिए क्योंकि और ये सबसे बड़ी बेंच यहाँ पे बैठी थी 9 जजों की, तो इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखना होता है कि इंदिरा साहनीवाद कब हुआ, मतलब ये कब यहाँ पे किस सन में हुआ था, और ये विवाद का मुख्य विषय क्या था, ये आरक्षण से संबंधित था। ठीक है, कौन से आरक्षण को इसमें चुनौती दी गई थी, इसमें दिया गया था सबसे पहले जब नरसिम्हा राव ने आर्थिक आधार पर जब उनको आरक्षण देना शुरू किया, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना शुरू किया, तो उसका विरोध किया गया था, उसके विरुद्ध ये इंदिरा साहनीवाद 1992 में इसमें बहस हुई और यहाँ पे इसको कैंसिल किया गया था। फिर इसको क्या हो गया, यहाँ पे इसे रद्द कर दिया, क्योंकि क्या दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इसने पीछे तर्क दिया था कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, आर्थिक पिछड़ेपन का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इंदिरा साहनीवाद के निर्णय को परिवर्तित करने के लिए पुनः 81वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे 16 का बी जोड़ा, आर्टिकल 16 बी जोड़ा गया, जिसके द्वारा बैकलॉग रिक्तियों को 100% आरक्षित किया जा सकता है, अतः इसके लिए 60% की सीमा लागू नहीं होगी। ठीक है, पहले क्या कहता, कैरी फॉरवर्ड, जितनी बची हैं उन्हें अगले साल आने वाली भर्तियों में मिला लिया जाए, लेकिन अब ये कहा कि इसमें 81वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें क्या किया, जो बैकलॉग सीटें हैं वो जितनी बची हैं वो तो अगले वर्ष अगले वर्ष निकलेंगी, और जो अगले वर्ष आने वाली सीटें हैं, जो आने वाली भर्तियाँ हैं वो जितनी वो तो फिक्स रहेंगी, प्लस जो पिछले साल की बची हुई हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। समझ रहे हो, तो मतलब ये भी क्या हो जाएंगी, इन्हें आगे सरका दिया जाएगा जो इस साल बची होंगी। भविष्य की चुनौती अब क्या है, संघ सरकार के द्वारा जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण को भी विभिन्न जाति समूहों में विभाजित करने की सिफारिश की, जिसके अनुसार पिछड़ी जातियों को 4 श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया गया। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी मुद्दा उठाया कि SC ST को मिलने वाला आरक्षण में उपवर्गीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः इसमें भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। अतः इसमें भी क्या है कि क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने EV चिनैयावाद 2012 में यह निर्धारित किया था कि SC ST में उपवर्गीकरण संभव नहीं है, यह भी उच्चतम न्यायालय ने कहा था। आर्टिकल 16(5) है, 16 का 5 है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय अपने वहाँ नियुक्ति और रोजगार में अपने लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं, यह समानता के खिलाफ नहीं है। 16 में फर्स्ट में क्या कहा गया था कि लोक नियोजन में या किसी भी उस नियुक्ति या रोज़गार में क्या होता है, सरकार नियुक्ति और रोज़गार में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अगर किसी धर्म विशेष का कोई अपना संप्रदाय का क्या है, कोई अपना संस्थान है, तो उसमें अगर वो अपने धर्म विशेष के लोगों को प्राथमिकता देते हैं तो ये क्या होगा, समानता के खिलाफ नहीं होगा। ठीक है,
तो ये आज की क्लास यहीं तक पूरी कंप्लीट है और इसके आगे का हम कल पढ़ते हैं।